यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जीवन परिचय है, उसने क्या क्या कार्य करे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, इसने किस पादप पर अपने प्रयोग किए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म है 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को मोराविया नामक गांव में हुआ था। यानी एक साधारण परिवार से थे, साधारण परिवार से थे ये। और इन्होंने उद्यान मटर के जो पादप है उस पर अपने प्रयोग है वो किए थे, उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। और मेंडल ने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष नेचर फॉर सेंडर वर्जिन नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाए थे 1865 में। लेकिन उस समय मेंडल को सफलता है वो प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसका रीजन ये था कि मेंडल जो थे वो समय से आगे थे। उस समय के लोग और वैज्ञानिक इनके प्रयोगों को नहीं समझ सके थे। मेंडल लगातार उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए लेकिन सफलता नहीं मिली, और सफलता नहीं मिलने के कारण से 6 जनवरी 1884 को इनकी एक अनजान पादरी के रूप में क्या हो गई, डेथ हो गई। इन्होंने अपने प्रयोग पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किए, और लेकिन इसको सफलता नहीं मिली थी। अब हम ये बात करते हैं कि मेंडल है उसको सफलता है वो क्यों नहीं मिली थी। सफलता इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उस समय डार्विन की जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति है, वो प्रचलन में थी। और मेंडल के प्रयोगों को है लोगों का ध्यान है उस ओर नहीं गया, और नहीं जाने के कारण से कोई भी इनके प्रयोगों को है वो समझे नहीं पाया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको ख्याति दिलवाने वाले वैज्ञानिकों का क्या नाम है। 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के ओग्रो डिब्री, जर्मनी के कॉलकोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वान शेरमेक। तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देशों में अपने प्रयोग कर रहे थे और तीनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे जो मेंडल है वो 34 वर्ष पूर्व ही कर चुका था। यानी 34 वर्ष पूर्व ही मेंडल उन प्रयोगों पर पहुंचे चुका था। यानी जो इन तीनों वैज्ञानिकों के कारण से मेंडल को है वो ख्याति प्राप्त हुई थी। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर ही क्यों चुना। सबसे पहला मुख्य कारण था मटर का पौधा है 1 वर्षीय शाक है। 1 वर्षीय का मतलब होता है 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन है वो किया जा सकता है। दूसरी जो विशेषता होती है इसके पुष्प बड़े व द्विलिंगी होते हैं, जिसके कारण सपरागण और परपरागण दोनों की क्रिया वो आसानी से करवाई जा सकती है। और इसमें सर्वाधिक विप्रियासी लक्षण है वो पाए जाते हैं। विप्रियासी का मतलब होता है एक प्रभावी लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण। जैसे हम बात करते हैं तने की लंबाई का पहला प्रभावी लक्षण लंबे पौधे और अप्रभावी होता है बौने पौधे होते हैं। प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण है वो अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता है, जिसे हम अप्रभावी लक्षण है वो कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन कौन से लक्षणों का चयन किया था। उन लक्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तने की लंबाई। तने की लंबाई 2 लक्षण थे, पहला प्रभावी और दूसरा लक्षण है अप्रभावी लक्षण। दूसरा आता है पॉइंट पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। पॉइंट नंबर 4 जो आता है फली का रंग। फली का रंग। और चौथा जो पॉइंट, 5वां जो पॉइंट आता है फली का आकार। फली का आकार। छठा जो पॉइंट आता है यहाँ पे वो है बीज का रंग और बीज का आकार। बीज का रंग। और 7वां जो पॉइंट आता है बीज का आकार। ये 7 लक्षणों का इसने चयन किया। इनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लंबे पौधे, यहां आएगा बोनी, लंबे पौधे
और बने पौधे। फिर दूसरा है पुष्प का रंग बैंगनी, पुष्प का रंग आएगा यहाँ बैंगनी और सफेद, बैंगनी और सफेद। तीसरा है पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति में आएगा कक्षस्थ, कक्षस्थ आएगा प्रभावी लक्षण और शीर्षस्थ आएगा अप्रभावी लक्षण। फिर आता है चौथा फली का रंग, फली का जो रंग है वो हरा और अप्रभावी होता है पीला, हरा और पीला। पांचवा है फली का आकार, फली का आकार प्रभावी फूली हुई और अप्रभावी है संकीर्णत, संकीर्णत क्या है संकीर्णत। छठा है पीला और हरा, पीला और हरा, पीला और हरा। सातवां जो पॉइंट आता है वो है बीज का आकार, बीज का आकार है गोल और झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार। यानी ये 7 लक्षण थे जिन पर मेंडल ने अपने प्रयोग है वो किए थे। ध्यान से समझेंगे, मेरे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तने की लंबाई का प्रभावी लंबे पौधे, अप्रभावी बोने। पुष्प का रंग का प्रभावी बैंगनी, अप्रभावी सफेद। पुष्प की स्थिति प्रभावी कक्षस्थ, अप्रभावी शीर्षस्थ। फली का रंग हरा पीला, फली का आकार फूली हुई और संकीर्ण। बीज का रंग पीला और हरा, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। यानी इन 7 लक्षणों पर अपने विस्तृत प्रयोग किए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटर का जो पौधा होता है उसमें 7 जोड़ी गुणसूत्र, 7 जोड़ी यानी कुल गुणसूत्र पाए जाते हैं। 14 गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। मटर के पौधे में नहीं, इन 7 लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन है वो 4 गुणसूत्रों पर है, 1 4 5 7। इन 4 गुणसूत्रों पर इन लक्षणों को नियंत्रित, 7 लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन पाई जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं गुणसूत्र 1 पर। गुणसूत्र 1 पर 2 लक्षण पाए जाते हैं, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, और दूसरा जो होता है वो पाया जाता है बीज का रंग, बीज का रंग। तो गुणसूत्र नंबर 1। फिर मैं बात करता हूं गुणसूत्र नंबर 4 की। 4 पे 3 लक्षण है। कितने लक्षण है? 3। 3 में पहला जो लक्षण है वह है फली, फली का आकार, फली का आकार। दूसरा जो लक्षण है वो है तने की लंबाई, तने की लंबाई। तीसरा जो लक्षण है वो है पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। फिर मैं बात करता हूं जो गुणसूत्र नंबर 5 है, गुणसूत्र नंबर 5, उस पर एक लक्षण है और वो लक्षण है फली का रंग, फली का रंग। और हम बात करते हैं 7वें पर। 7वें पर भी एक ही है और वो है बीज का आकार, बीज का आकार। ये 7 देखो गुणसूत्र नंबर 1 4 5 7। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र 1 पर। गुणसूत्र 1 पर 2 जीन पाई जाती है जो पुष्प के रंग और बीज के रंग का निर्धारण करती है। गुणसूत्र चौथे गुणसूत्र पर 3 जीन पाई जाती है जो फली का आकार, तने की लंबाई और पुष्प की स्थिति का निर्धारण करती है। और 5वें गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन फली के रंग का निर्धारण करती है, फली के रंग का निर्धारण करती है। और 7वें गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जो जीन है वो बीज के आकार का निर्धारण है वो करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मेंडल ने जो 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए थे वो गुणसूत्र क्रमांक 1 4 5 7 पर पाए जाते हैं। यानी प्रश्न यहां से ऐसे आता है कि गुणसूत्र 1 पर जो 2 जीन पाई जाती हैं वो किन लक्षणों का निर्धारण करती हैं। तो देखो गुणसूत्र 1 पर 2 जीन पाई जाती हैं, वो पुष्प के रंग को और बीज के रंग का निर्धारण। 4 पर 3 को फली का आकार, तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति। और 5वें गुणसूत्र पर जो जीन पाई जाती है वो फली के रंग को। 7वें गुणसूत्र पर वो जीन पाई जाती है वो बीज के आकार को, बीज के आकार का निर्धारण करती है। यानी कहने का मतलब ये है
कि ये जो गुणसूत्र हैं वो विशेष प्रकार से अपने कार्य को संपादित करते हैं। यानी यहाँ हमने जो ये 7 लक्षण पढ़े, इनका विस्तृत वर्णन है वो हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेंडल को जो सफलता मिली थी वो किस कारण से मिली थी। मेंडल को सफलता इसलिए मिली थी कि मेंडल ने जो क्रॉस करवाया, जो पादप लिए थे वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, और मेंडल ने जनक पीढ़ी से F1 पीढ़ी प्राप्त की, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त की, और इनका क्रमबद्ध है वो विश्लेषण रखा था, इसलिए जो मेंडल है वो सफल हो सका था। यानी मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को एक निश्चित अनुपात के अंदर है वो प्राप्त किया था, इसलिए मेंडल को अपने प्रयोगों में क्या मिली थी, सफलता मिली थी। मेंडल ने जो तकनीक अपनाई थी वो तकनीक के 2 पॉइंट आते हैं विशेष रूप से। पहला पॉइंट आता है विपुषण। विपुषण का क्या मतलब होता है, देखो पहला पॉइंट आता है विपुषण, विपुषण, और दूसरा जो पॉइंट आता है बोरा वस्त्राकरण। वस्त्राकरण क्या होता है विपुषण? विपुषण का मतलब क्या होता है कि मेंडल ने जो तकनीक ली थी उस तकनीक में एक विशेषता ली थी, वो विशेषता थी विपुषण। विपुषण का मतलब क्या होता है कि पुष्प की कलिका अवस्था में पुंकेसर को हटा देते हैं और पादप का उपयोग है वो मादा जनक के रूप में करते हैं, इसे हम बोलते हैं विपुषण की क्रिया। और दूसरा आता है बोरा वस्त्रीकरण। इसमें क्या करते हैं, जो पुष्प होते हैं उनको एक पॉलीथीन की थैली से ढक देते हैं, जिससे क्या होता है अवांछित पादप या दूसरे पादप के परागकण है उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचे पाते, जिसे हम बोलते हैं बोरा वस्त्राकरण है वो कहा जाता है। ये थी मेंडलियन तकनीक। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से आनुवांशिक शब्दावली का प्रयोग किया था, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।